हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि पारे का अयस्क है। इसमें से आपको बताना है कि कौन पारे का अयस्क है, तो जो सीने बार होता है ये पारा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। और जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है ये लोहा का अयस्क होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टार्टरिक अम्ल अंगूर में भी पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
7 नंबर प्रश्न है कि जल का पीएच होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बैटरी अम्ल है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन बैटरी अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन बैटरी अम्ल है, तो सांद्र H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यही क्या होता है, बैटरी का अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो डीसी धारा प्राप्त होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिफल किसे कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो कौन सदस्य होते हैं, तो क्षार धातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं, तो दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण यानी निचोड़ 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इसीलिए ये प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं ताकि आपको ये सभी प्रश्न याद रहे। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं, तो ज्वलन ताप कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्रवणांक किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है तो उसे द्रवणांक कहते हैं। और क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो जो चांदी होता है यानी जो Ag होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा सुचालक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो चांदी होता है इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा सुचालक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अति ज्वलनशील है, तो जो श्वेत फास्फोरस होता है ये अति ज्वलनशील होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फास्फोरस को हम कहाँ पे डुबा के रखते हैं, तो पानी में डुबा के रखते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सोडियम को हम लोग कहाँ पे डुबा के रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद
रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कैल्शियम का संकेत क्या होता है, तो Ca होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कैसा होता है, तो मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को जब हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं प्लास्टरा के रूप में, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो किसने किया था, तो डोबेराइनर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होता है, तो चमकदार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो जो अधातु होता है ये चमकीला नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा अधातु होता है जो चमकीला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हीरा जो होता है ये अधातु होता है, लेकिन इसमें चमक पाया जाता है। और उसी प्रकार आयोडीन भी अधातु होता है, लेकिन इसमें भी चमक पाया जाता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो यहाँ पे आयोडीन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, यानी CH4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इथाइल एल्कोहल किस में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में इथाइल एल्कोहल बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। और नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो वैसा ईंधन जो जीवों के अवशेष से बना होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कोयला है ये जीवाश्म ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर ये आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो हाइड्रोजन बम होता है ये काफ़ी खतरनाक बम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध बनते हैं, तो एकल आबंध बनते हैं, यानी एक आबंध बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बीच कितना बनता है, तो ये 2 आबंध बनता है, इसे आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन के बीच कितना बनता है, तो 3 आबंध बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो इसे वर्ग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये क्षैतिज रेखाएं होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे आवर्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि 1 pm यानी 1 पिकोमीटर बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33
33 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो यहाँ पे 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हीलियम है ये गैस है और ये अन्य किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो जो हीरा होता है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो हीरा होता है ये क्या है। तो जो हीरा है ये अधातु है, इसे आपको याद रखना है। और ये कार्बन का अपरूप होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तारापुर नाभिकीय विखंडन वाला कहाँ पे है। तो ये महाराष्ट्र में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्मी ईंधन का ऊर्जा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन होता है ये ऊर्जा का कैसा स्रोत होता है। तो ये अनवीकरणीय स्रोत होता है, क्योंकि ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा और ये जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो पुनः हम इसे दोबारा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो जीवाश्मी ईंधन होता है ये अनवीकरणीय स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से आप लोग सरलता से यानी आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है इसका संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सिलिकॉन होता है ये अर्धचालक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क होता है। और जो कॉपर पायराइट होता है ये तांबा का अयस्क होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे रसायन शास्त्र के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से आपको जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और फ्री में PDF और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल। तो क्रोम और गूगल दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही यहाँ पे देखिए आपका क्रोम या गूगल ओपन होता है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे देखिए आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च बॉक्स दिखता है। यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें बस आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ से देखिए आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और उसी दिन का टेस्ट आपको लगाना है, यानी सबसे ऊपर वाला टेस्ट लगाना है। तो ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
स्टार्ट का बटन दिख रहा है, बस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो विकासशील राष्ट्र है, तो उस पर आपको टिक करना है और नेक्स्ट करना है। फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही लगे जो आपको टिक करना है, नेक्स्ट करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन चूज करना है और फिर आपको नेक्स्ट करना है। ऐसे ही आप लोग 20 प्रश्नों का यहाँ पे टेस्ट दे लीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे लिखेगा सी रिजल्ट, तो रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग 7 बजे से लेके और यहाँ पे 7 बजे से लेके 2 बजे के बीच में टेस्ट दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।